हाँ जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू एम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी ऑप्शनल यूपीएससी पेपर 1 यूनिट 3 रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। तो दिस साइड मीनाक्षी अ प्रोफेशनल एजुकेटर एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी में सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी मेंस का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद आप मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में आपका कोई भी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है साइकोलॉजिकल रिसर्च से, तो आप सबसे पहले इसको डिफाइन करोगे कि साइकोलॉजिकल रिसर्च होता क्या है। तो क्या होता है, जब हम साइंटिफिक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उसको मेजर करते हैं एंड देन एनालाइज करते हैं, तो ये क्या माना जाता है, एक साइकोलॉजिकल रिसर्च माना जाता है। बेसिकली ये एक लॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके लिए डेटा कलेक्ट करेंगे एंड एट लास्ट हम उसे एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें ये देखना है, हमें एक रिसर्च करनी है। मान लो हम एक रिसर्चर हैं और हमें रिसर्च करनी है कि मोबाइल यूज करने से बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए पहले हम स्टडी डिजाइन करेंगे एंड देन डेटा कलेक्ट करेंगे एंड देन प्रॉब्लम को, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया, उसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली साइकोलॉजिकल रिसर्च माना जाता है। तो इस साइकोलॉजिकल रिसर्च में होता क्या है, इसमें हम एंटायर प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च को कवर करते हैं। मतलब पूरा एक प्रोसेस होता है, लॉजिकल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम सारे स्टेप्स को कवर करते हैं। कहाँ से कहाँ तक स्टेप्स होते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर रिपोर्ट राइटिंग तक। ठीक है जी, एक से। तो ये हमारा होता है बच्चों, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर रिपोर्ट राइटिंग। इसमें हमारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती है ऑफ रिसर्च टूल्स एंड एथिक्स। रिसर्च मेथड्स में बेसिकली हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं मेजर स्टेप्स इन रिसर्च। रिसर्च के मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो ये आपको सिक्वेंशियली याद होने चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप आगे पीछे नहीं कर सकते, आपको सिक्वेंशली ही ये याद होने। ठीक है जी, तो फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, देन रिसर्च डिजाइन करेंगे, देन सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, किस सैंपल से हमें डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद सैम्पलिंग के बाद डेटा कलेक्शन करते हैं, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड एट लास्ट हमने जो कुछ भी कलेक्ट किया है, जो कुछ भी एनालाइज किया है, हर एक चीज की रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है जी, ये कुछ मेजर स्टेप्स है आपके। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक 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 एग्जांपल भी आपको दे देती हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। मान लो हमें ये एक प्रॉब्लम दे दी गई है आपको कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस क्यों फील होता है। ठीक है, तो आपने पहले प्रॉब्लम को स्टेट किया कि क्यों फील होता है एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस बना ली कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, स्ट्रेस लेवल उनका कम होता है, डाउन जाता है अगर वो मेडिटेशन करते हैं। बेसिकली जो हाइपोथेसिस है, मैं आपको ये भी बता दूं, टू टाइप्स की होती है, बाई चांस आ जाए हाइपोथेसिस एंड उसके टाइप्स। तो हाइपोथेसिस होता क्या है, सबसे पहले इसमें हम एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट को लेके चलते हैं, कि हम ये सोच के चलते हैं कि जो भी हम प्रॉब्लम स्टेट कर रहे हैं, एक उससे एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट निकल के आएगा। तो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट को हम हाइपोथेसिस बोल देते हैं। ये बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है जी,
नल हाइपोथेसिस को हम जीरो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मेडिटेशन का ही ले लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस में क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि मेडिटेशन से कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि मेडिटेशन से स्ट्रेस लेवल कम होता है, मतलब मेडिटेशन से एक इफेक्ट निकल के आया है, मेडिटेशन का इफेक्ट होता है ऑल्टरनेटिव में, और नल हाइपोथेसिस में मेडिटेशन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो नो इफेक्ट नल हाइपोथेसिस, और कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है तो वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जी। नेक्स्ट हम बात करें रिसर्च डिजाइन की, तो आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया है। सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप किस चीज की स्टडी करने वाले हो। डेटा कलेक्शन में आप कुछ मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के, उसको फॉलो करके आप डेटा को कलेक्ट करते हो। जैसे इंटरव्यू फॉलो करके, इंटरव्यू मेथड का, या सर्वे मेथड को यूज करके, या ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करके, एक्सेट्रा कुछ मेथड्स को यूज करके, केस स्टडी मेथड भी होता है, इनको यूज करके आप डेटा कलेक्शन करते हो। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में कि आप एनालाइज करोगे, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसे एनालाइज करोगे एंड देन इंटरप्रेट करोगे। और लास्ट में जो कुछ भी आपने रिसर्च की है, ये सारे स्टेप्स जो कुछ भी फॉलो किए हैं, एट लास्ट हम क्या करते हैं, उन्हें एक रिपोर्ट में लिखना होता है। तो ये लास्ट स्टेप है रिपोर्ट राइटिंग। आई होप आपको ये मेजर स्टेप्स रिसर्च के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी। बार बार स्लाइड आज ऐसे पोजीशन चेंज हो रही है, आज बार बार स्लाइड की हो रहा है। मैं आधी रात में ये वीडियो बनाने बैठी हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। मेरी मेरे स्टेप्स क्लियर हो गए आपको बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं फंडामेंटल वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। ठीक है जी। फंडामेंटल का नाम नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम बेसिक्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, बेसिक चीजों को समझते हैं, तो ये इंक्रीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है। ठीक है, स्लाइड्स को क्या हो रहा है, एक बार और ठीक कर देती हूँ। फंडामेंटल में क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, जैसे कि मेमोरी कैसे वर्क करती है, बेसिकली मेमोरी से रिलेटेड होता है। ठीक है, फंडामेंटल कि हमारी मेमोरी कैसे वर्क करती है, मेमोरी का एक एग्जांपल ले लिया हमने कि, और जैसे आप मोबाइल चला रहे हो तो उसका मेमोरी पर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो फंडामेंटल। ठीक है, अप्लाइड में हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम मतलब जो हमारी रियलिटी में ओरिजिनली जो हमारी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे क्लासरूम में लर्निंग को इम्प्रूव करना, तो ये एक अप्लाइड रिसर्च माना जाता है। क्या जी क्लियर है आपको। एक एक एग्जांपल और दे देती हूँ आपको। फंडामेंटल में जैसे मेमोरी कैसे काम करती है, ये तो मैंने आपको दे ही दिया कि हमारी मेमोरी कैसे काम करती है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। फंडामेंटल मतलब इस चीज का हम बेसिक समझेंगे कि मेमोरी कैसे काम करती है। तो एक तरीके से थ्योरेटिकल मान सकते हो, फंडामेंटल रिसर्च एक थ्योरेटिकल रिसर्च होती है, और अप्लाइड रिसर्च हमारी रियल वर्ल्ड रिसर्च होती है। और इसका एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जैसे कि स्कूल में जो बुली हो रहे हैं बच्चे, उन बच्चों की बुलिंग को कैसे कम करें। तो हमने रियल वर्ल्ड में जाकर बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो वो हमारी अप्लाइड रिसर्च में माना जाएगा। आई होप आपको फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों इस वाले टॉपिक के, तो आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से क्लियर होना। मेन डिफरेंस तो यही है कि फंडामेंटल थ्योरेटिकल होता है और अप्लाइड आपका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इसमें आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब हम मेजर स्टेप्स पढ़ रहे थे, कि कुछ मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, जैसे कि आपका इंटरव्यू मेथड है, ऑब्जर्वेशनल मेथड है, क्वेश्चनरी मेथड है, एंड केस स्टडी मेथड।
है जी। इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, ये तो आपको पता ही है। वन ऑन वन डिस्कशन होता है, आपस में डिस्कशंस होते हैं इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट्स के बीच में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, काउंसलिंग स्टूडेंट विद एंजाइटी। जैसे कि इंटरव्यू लेते हैं हम, काउंसलिंग कर रहे हैं किसी बच्चे की जिसके अंदर एंजाइटी भरी हुई है, फियर भरा हुआ है, उस बच्चे की हम काउंसलिंग कर रहे हैं, तो वन ऑन वन इस एंजाइटी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ऑब्जर्वेशनल मेथड में हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि बिहेवियर को हम कंटिन्यूअसली वॉच करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चाइल्ड को क्लासरूम के अंदर कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं, तो उससे हमें उसका बिहेवियर पता लगता है, उसके मेंटल सिचुएशन का पता चलता है। ऑब्जर्वेशनल मेथड बहुत अच्छा तरीका माना जाता है एक रिसर्चर के लिए किसी के बिहेव को पता करने के। लेकिन ऑब्जर्वेशनल मेथड का एक नुकसान भी होता है, एक लिमिटेशन ये भी होती है कि अगर मान लो पता चल गया किसी, जैसे मान लो आप किसी बच्चे को ही ऑब्जर्व कर रहे हो और उस बच्चे को पता चल गया कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो जैसे ही उसे पता लगता है कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो अपने रियल बिहेवियर से बाहर आकर अपना एक फेक फेक बिहेवियर शो करने लग जाता है, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशनल मेथड की ये लिमिटेशन भी होती है, हम तो रियल बिहेवियर को चेक करने के लिए ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करते हैं, बट जब पता लग जाता है कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, बच्चे को अगर पता लग गया, तो वो अपने बिहेवियर को चेंज भी कर लेता है, मतलब नकली अपना बिहेवियर दिखाता है जी। और आपको मैं बता दूं, जो मैंने ये ऑब्जर्वेशनल मेथड की लिमिटेशन बताई है, इसका एक नाम होता है, इसको हम हॉथॉर्न इफेक्ट बोलते हैं। हॉथॉर्न इफेक्ट, अगर आ जाए व्हाट इज हॉथॉर्न इफेक्ट, तो आप बता तो सकते हो ना। तो हॉथॉर्न इफेक्ट एक ऑब्जर्वेशन मेथड की लिमिटेशन होती है, जिसमें अगर ऑब्जर्व जिसमें अगर जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर उसको पता लग गया कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो इमीडिएटली अपना असली बिहेवियर चेंज करके फेक बिहेवियर शो करने लगता है जी। क्वेश्चनरी मेथड में रिटर्न रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेवल का सर्वे किया जाता है। तो सर्वे के बेस पे हम स्टूडेंट्स का मान लो सर्वे कर रहे हैं, उनके स्ट्रेस लेवल का, तो किस बच्चे में कितना स्ट्रेस होता है, और रिटर्न बेसिस पे, ठीक है। केस स्टडी मेथड में इन डेप्थ एनालिसिस होती है, कि मतलब हम डीपली बच्चे को एनालाइज कर रहे हैं, डीपली किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी पर्सन की हम डीपली उसके बिहेवियर का पता लगा रहे हैं, डीप उसकी स्टडी, डीपर स्टडी कर रहे हैं, तो उसे केस स्टडी मेथड बोलते हैं। जैसे रेयर डिसऑर्डर केस, हम रेयर डिसऑर्डर केस, किसी बच्चे के अंदर रेयर डिसऑर्डर है, उसको स्टडी कर रहे हैं, उसकी डीपली स्टडी कर रहे हैं, तो वो केस स्टडी मेथड में काउंट होता है। आई होप आपको मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन समझ आए होंगे। ये डेटा कलेक्शन के सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं जी। एक चीज आपको बताना भूल रही हूँ, चलो जब मुझे लास्ट में याद आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। इसके अंदर मैं एक चीज बताना भूल रही हूँ, आप याद आएगा तो बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन की हम बात करते हैं, तो रिसर्च डिजाइन टू टाइप्स की होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो एंड एक होती है एक्सपेरिमेंटल। एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है, स्टडीज आफ्टर इफेक्ट हैज अकर्ड, मतलब इफेक्ट इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसके बाद हम स्टडी करते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो में ऑलरेडी इफेक्ट एग्जिस्ट करता है और उसके बाद हम उस इफेक्ट की स्टडी करते हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा, ट्रॉमा की स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कोई ट्रॉमा बहुत टाइम से, सदियों से चला आ रहा है, और ट्रॉमा का कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, या किसी को ट्रॉमा की वजह से किसी को क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है किसी को ट्रॉमा की वजह से, तो उसकी स्टडी, हम उसकी डिप्रेशन की स्टडी बाद में करते हैं और इफेक्ट पहले से ही एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको एक्स पोस्ट फैक्टो समझ आया होगा। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं और मैनिपुलेशन आप इसमें कर सकते हो। कंट्रोल्ड वेरिएबल मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंटल में, हाँ जी, मैनिपुलेशन कर सकते हो आप एक्सपेरिमेंटल मेथड में। जैसे टेस्ट मेमोरी विद और विदाउट स्लीप, तो ये वेरिएबल्स हैं, हम मेमोरी को टेस्ट कर रहे हैं स्लीप के साथ या विदाउट स्लीप के साथ।
कि अगर हम सोए अच्छे से सोए तो हम तो हमारी मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हम बिल्कुल भी नींद ना लें तो हमारी मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अगर आपको एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स पोस्ट फैक्टो एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, तो आप इसमें कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे एक्सपेरिमेंटल में क्या लिख सकते हो, इट प्रूव कैजुअलिटी, कैजुअलिटी प्रूव होती है, हाईली कंट्रोल्ड होता है ये, और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो में हम उन इवेंट्स को स्टडी कर रहे हैं जो ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी अकर्ड होते हैं। ठीक है, उन इवेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। और एक्सपेरिमेंटल में आप ये लिख सकते हो कि हाईली कंट्रोल्ड होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लो कंट्रोल्ड होता है, एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन हो सकती है, एक्स पोस्ट फैक्टो में नो मैनिपुलेशन, एक्सपेरिमेंटल में कैजुअलिटी प्रेजेंट होती है, और एक्सपेरिमेंटल में कैजुअलिटी प्रेजेंट होती है और एक्स पोस्ट फैक्टो में कैजुअलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटल का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे टेस्ट मेमोरी विद और विदाउट स्लीप मैंने बताया, या मेमोरी रिकॉल अंडर स्ट्रेस, क्या आपकी स्ट्रेस के अंदर रहकर आपकी मेमोरी किस टाइप से रिकॉलिंग पावर क्या है मेमोरी की, आपकी मेमोरी रिकॉल कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही। तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का एग्जाम्पल है। और एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में जैसे अ, हम किसी बच्चे की स्टडी कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है, जैसे मान लो पेरेंटल डिवोर्स है, उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, तो ये जो सिचुएशन है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ये जो इवेंट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, और बाद में हम उस चीज की स्टडी कर रहे हैं कि उनके उसके पेरेंट्स के डिवोर्स का उस बच्चे की मेंटल सिचुएशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसके माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ा, इसकी स्टडी हम बाद में कर रहे हैं। तो मतलब एक्सपोज फैक्टो में स्टडी की जाती है उस इवेंट की जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। तो डिफरेंस भी आ जाए तो आई होप आप कर दोगे अब एक्सपोज फैक्टो एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का। अगर आ जाए डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ex post facto and experimental method। ठीक है जी, डिफरेंस आ जाए तो भी आप कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैम्पलिंग मेथड्स की, तो तीन टाइप्स के आपके सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं। नंबर वन रैंडम सैम्पलिंग, नंबर टू स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, नंबर थ्री कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है मेरी आवाज भी सही से नहीं निकल रही। आई होप यू अंडरस्टैंड। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, आवाज ना बदल बदल के आ रही है, कभी कैसी साउंड आने लगती है, कभी कैसी, होल्ड में होता है ऐसा कई बार। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम में हम इक्वल चांस देते हैं, जैसे लॉटरी के, जैसे मान लो तुम तीन चार बच्चे हो, लॉटरी निकालने गए हो, किसी के कितने पैसे निकल गए लॉटरी में, किसी के कितने पैसे निकल गए, लेकिन हम उनको चांस इक्वली ही देते हैं सब। लॉटरी एक रैंडम सैम्पलिंग हो गई। लॉटरी में ऐसे ही होता है ना कि हम देखते नहीं है कि कौन सी कौन सी स्लिप निकालनी है, हम रैंडमली कोई भी एक स्लिप बिना देखे ही निकाल लेते हैं, तो रैंडमली सैम्पलिंग। लॉटरी इसका एग्जाम्पल है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे मेल और फीमेल के। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में इजीली अवेलेबल होती है ये वाली सैम्पलिंग, जैसे आप नियर बाय कॉलेज स्टूडेंट्स की सैम्पलिंग ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के सैंपल ले लो और उनके अंदर स्ट्रेस की स्टडी करो आप, तो वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई। ठीक है जी, और कन्वीनियंस सैम्पलिंग इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। तो नेक्स्ट है आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे टी टेस्ट, ये सारी टेक्निक्स है। ठीक है, टू वे अनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। जी,
टी टेस्ट में क्या होता है, हम टू ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, जैसे बॉयज का एक ग्रुप हो गया और एक ग्रुप गर्ल्स का हो गया, दोनों की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर रहे हैं कि बॉयज की परफॉर्मेंस कैसी है एंड गर्ल्स की परफॉर्मेंस कैसी है। तो दो ग्रुप्स, ध्यान रखना टू ही होते हैं इसमें, टू मेंस या टू ग्रुप्स की ही स्टडी करते हैं टी टेस्ट में, दो से कम या दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। टू वे अनोवा में क्या होता है, इफेक्ट ऑफ मोर देन टू फैक्टर्स आएगा यहाँ पे, ये देख लें, मोर देन टू या मल्टीपल फैक्टर्स की बात होती है टू वे अनोवा में, ठीक है। जैसे टीचिंग मेथड एंड जेंडर, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स भी आप लिख सकते हैं। तो टीचिंग मेथड और जेंडर का, दोनों के बीच में, जैसे टीचिंग मेथड का जेंडर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू वे अनोवा। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, सिर्फ टू पे ही नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है टू वे अनोवा। कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं कोरिलेशन में, जैसे स्लीप का मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे अभी मैंने पीछे भी एक एग्जांपल बताया था कि कम स्लीप लेने से मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ज्यादा स्लीप लेने से मेमोरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप चेक करें कोरिलेशन टेक्निक में। रिग्रेशन में क्या होता है, हम प्रिडिक्ट करते हैं वन वेरिएबल को अनदर वेरिएबल का यूज करके, ठीक है। रिग्रेशन में हम प्रिडिक्शन करते हैं, एक वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं दूसरे वेरिएबल का यूज करके। जैसे मान लो हम मार्क्स की प्रेडिक्शन कर रहे हैं आर्ट्स की स्टडी को लेके, जैसे मान लो आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो ना, तो यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपने मान लो 10 घंटे स्टडी की, ठीक है। तो 10 घंटे की स्टडी करने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं क्लियर तो कर ही लूंगा एग्जाम, या इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जैसे मान लो ये ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का होता है कि हमारे 300 से तो ऊपर आराम से आएंगे, मतलब 300 बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, कभी आप कम समझ, ठीक है। तो 300 से ऊपर हम गेन कर लेंगे भाई, 10 घंटे पढ़े हैं, 10 घंटे कम नहीं होते, तो आपने पहले से ही प्रिडिक्शन कर ली, किसके बेस पे, अनदर वेरिएबल के बेस पे। आपका अनदर वेरिएबल क्या था, 10 घंटे, जो आपने 10 घंटे स्टडी की, ये आपका अनदर वेरिएबल है। इस अनदर वेरिएबल के बेस पे आपने वन वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर लिया कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, इतने मार्क्स तो हम गेन कर ही लेंगे। रिग्रेशन आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो अपना ये वाला रियल लाइफ एग्जांपल आप इसमें लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो कि आपने इतने घंटे पढ़ाई की, तो आपके इतने घंटे पढ़ाई की वजह से आपने क्या प्रेडिक्शन निकाली कि हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है जी। फैक्टर एनालिसिस, आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रक्चर को अमंग वेरिएबल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, ये ध्यान रखना, जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, वो सारे आपके स्ट्रक्चर बेस्ड है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे अमंग वेरिएबल्स। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी में क्या करते हैं, इवेल्युएट टेस्ट आइटम्स, हम टेस्ट आइटम्स को इवेल्युएट करते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया गया, तो वो क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट लेवल का है, किस लेवल का है, तो हम उस टेस्ट आइटम को इवेल्युएट कर रहे हैं कि किस टाइप का आइटम टेस्ट, किस टाइप का टेस्ट है, वो इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है, उसको हम इवेल्युएट कर रहे हैं। तो ये हो गई तुम्हारी आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन लेवल, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी का एग्जांपल है। क्लियर है सभी बच्चों को। अब हमने जो अभी तक रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात की है, एक बार उनका रिकैप ले लेते हैं। जैसे कि स्टडिंग अटेंशन स्पैन्स विद मोबाइल यूसेज इन टीन्स, मतलब टीनेजर्स के अंदर मोबाइल यूज करने से उनकी स्टडी के टाइम पे, ड्यूरिंग स्टडी
अटेंशन स्पैन कैसी है, कम अटेंशन है या ज्यादा अटेंशन है। मोबाइल यूज की वजह से ऑब्वियसली कम अटेंशन ही होती है, ठीक है। इवेल्युएटिंग योगाज इफेक्ट ऑन एग्जाम एंजाइटी, तो योगा का एग्जाम की एंजाइटी पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे ज्यादा योगा करने से एक हाइपोथेसिस बना दी गई है ना कि ज्यादा मेडिटेशन करने से एंजाइटी कम हो जाती है। कौन सी हाइपोथेसिस है, जल्दी बताओ। योगा करने से एंजाइटी कम हो जाती है, कौन सी हाइपोथेसिस है, जल्दी बताओ। दो टाइप की हाइपोथेसिस पढ़ाई थी ना मैंने, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, क्योंकि योगा का आपकी एंजाइटी पर इफेक्ट पड़ रहा है कि आपकी एंजाइटी कम हो रही है, लेकिन योगा का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो वो नल हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट रियल लाइफ एग्जांपल है सर्वेइंग सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन सेल्फ स्टीम। ये हमने सर्वे किया है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट सेल्फ स्टीम पर कितना पड़ रहा है। टेस्टिंग अ न्यू रिवॉर्ड सिस्टम ऑन क्लासरूम डिसिप्लिन, क्लासरूम डिसिप्लिन पर न्यू रिवॉर्ड सिस्टम को टेस्ट करना। तो ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स, ये सारे आप यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में, अब आज के जो ये आपकी यूनिट 3 थी, यूनिट 3 इसके अंदर बस इतना ही था, रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी के अंदर। तो अब हम बात करेंगे रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी के PYQs कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम। ये आज लैपटॉप भी हैंग हुआ पड़ा है मेरा। PYQs इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्टेप्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रोसेस, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने सारे स्टेप्स, सारे के सारे स्टार्टिंग से एंड तक स्टेप्स आपको करा दिए हैं रिसर्च प्रोसेस के। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एक्स पोस्ट फैक्टो एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्स पोस्ट फैक्टो एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को डिस्क्राइब करना है, क्या डिफरेंस होता है। एक टेबल की फॉर्म में आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है जी। अब तो लर्न हो ही गया होगा एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है, पहले से ही इवेंट अकर्ड होते हैं, पहले से ही इवेंट एग्जिस्ट करते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम मैनिपुलेशन करते हैं, और इसमें पहले से ही इवेंट अकर नहीं होते, हम रैंडमली मैनिपुलेट कर करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आए, ठीक है। क्वेश्चन 3, और ये दो 2021 में आ गया है। एक्सप्लेन एनी टू सैम्पलिंग मेथड्स, तो जो मैंने सैम्पलिंग मेथड्स कराए हैं उनमें से सिर्फ दो को ही एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये 2020 में आया था। व्हाट आर टी टेस्ट एंड कोरिलेशन, जो मैंने सारे आपको टेक्निक्स कराई थी उनमें से ही ये दो टेक्निक है, टी टेस्ट टेक्निक एंड कोरिलेशन। इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है और इनके यूजेस को भी एक्सप्लेन करना है। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं, इनके यूजेस भी बताए क्या क्या यूज हो सकते हैं, ठीक है। वो सब आपको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 2019 में आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको डिफरेंशिएट करना है फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च को। मैंने बताया था इसका क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों आपका 2018 में। फंडामेंटल थ्योरेटिकल बेस होता है, अप्लाइड रिसर्च आपका रियल वर्ल्ड अप्रोच इसमें आप फॉलो करते हो। तो ये आपका डिफरेंशिएट करना है, डिटेल में करना, थोड़ा कम से कम आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो एटलीस्ट आपको 200 वर्ड्स में आंसर देना है, क्या। कितने वर्ड्स में आंसर होना चाहिए आपका, 200 वर्ड्स में। और ध्यान रखना सबसे पहले आप इंट्रो करते हो, इंट्रो को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, देन आप मेन बॉडी करते हो, मेन बॉडी के बाद फाइनल आपका कंक्लूजन होता है। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर लिख के दिखाओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो इनके आंसर्स, ठीक है जी। और मुझे व्हाट्सएप पे भी इनके आंसर्स आप कॉपी में हैंड रिटन लिख के भी सेंड कर सकते हो, मैं चेक करके बताऊंगी किसके कितने मार्क्स आए, ठीक है जी। चेक, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दो, मैं चेक कर लेती हूँ, मैं कुछ भूल तो नहीं रही इस यूनिट में बताना आपको। आई थिंक मैंने सब कुछ ही बता दिया है इस यूनिट में, आप रहता होगा तो मैं, कोई टॉपिक मिस तो नहीं हो गया, बस मुझे 1 मिनट दो। वैसे तो जहाँ तक मेरा है मैंने सारे टॉपिक्स कवर करवा ही दिए आपको।
एक बार फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो जी, वैसे तो सारे टॉपिक। हाइपोथेसिस भी मैंने स्लाइड में अलग से नहीं दी थी, लेकिन मैंने वर्बली आपको बता दिया क्या होती है हाइपोथेसिस, उसके टाइप्स भी बता दिए हैं, ठीक है। हाँ, एक ये था, इसी चैप्टर के अंदर है, वो अलग से नहीं है, लेकिन इसी के अंदर बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाए कि वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का क्वेश्चन आ जाए, तो वेरिएबल्स बच्चों आपके तीन टाइप्स के होते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम जिस चीज को चेंज कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मान लो टीचिंग मेथड्स को चेंज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द मेमोरी पावर, बच्चों की मेमोरी पावर को देखते हुए, हर एक बच्चा अलग अलग होता है, सबका आईक्यू अलग होता है, आप जानते हो। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सबके आईक्यू के देखते हुए आप अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज कर रहे हो, तो आप चेंज कर रहे हो वेरिएबल को, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिन्हें हम चेंज करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल में जिस पे हम इफेक्ट को देखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के स्कोर को देखना। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपने 10 घंटे स्टडी की है, तो उसका हमारे रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट को देख रहे हैं, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ध्यान रखना, डिपेंडेंट वेरिएबल में हम इफेक्ट को देखते हैं। ठीक है, और कंट्रोल वेरिएबल में हम सेम ही रखते हैं वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल जिसमें हम सेम वेरिएबल्स रखते हैं। जैसे मान लो हम क्लास स्ट्रेंथ को सेम रख रहे हैं और हर एक पीरियड का टाइम भी सेम रख रहे हैं। जैसे स्कूल्स में आप देखते होंगे, या फिर आप कोचिंग सेंटर कोचिंग जाते होंगे, तो कोचिंग्स में देखते होंगे कि स्ट्रेंथ सेम रखी जाती है, या क्लास वाइज सबकी स्ट्रेंथ, मैक्सिमम एवरेज स्ट्रेंथ सबकी 25-30 होती है, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ रखते नहीं है क्लासरूम स्ट्रेंथ। और टाइम भी हर पीरियड का सेम रखा जाता है, तो सेम वेरिएबल रखे जाते हैं, वो होते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो वेरिएबल्स आपको क्लियर हो गए। मैं चाहती हूँ कि एक भी टॉपिक आपका छूटे ना, तो जो इस स्लाइड में नहीं है वो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। ठीक है जी, तो वेरिएबल्स के आए अगर क्वेश्चन की कितने टाइप्स के होते हैं, तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल। और आई होप अब इन्हें आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है जी, एक अगर मान लो एथिक्स से जोड़ना हो, इस चैप्टर को हम एथिक्स से जोड़ना चाहते हो, आपका एथिक्स पेपर भी आता है ना, जीएस पेपर 4, तो एथिक्स से जोड़ना है इसको। तो साइकोलॉजी को एथिक्स से जोड़ते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि रिसर्च का एथिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर एथिक्स के कॉन्सिक्वेंट में हम देखें, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। एथिक्स क्या कहती है रिसर्च के मामले में, कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, कि किसी भी बच्चे के साथ आप सर्वे कर रहे हो, उनके उनके स्ट्रेस लेवल को मान लो स्टडी कर रहे हो, तो पहले उन्हें बताकर करो, उनको पहले इन्फॉर्म करो कि हम तुम्हारे ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो हम आपकी बाय सर्वे मेथड इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियली होने चाहिए, मतलब अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि हमारे नाम को प्राइवेट रखना, हमारे नाम को पब्लिक मत करना, तो आपको कॉन्फिडेंशियली रहना है, आपको उनके नाम को सीक्रेट रखना है। ठीक है, उनके नाम का ढिंढोरा नहीं पीटना, प्राइवेट रखना है। ठीक है जी, और कोई हार्म नहीं होना चाहिए। आप जो भी स्टडी कर रहे हो, जो भी रिसर्च कर रहे हो, उससे किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। मेंटली स्ट्रेस किसी को नहीं देना, कि आप जबरदस्ती किसी की सर्वे कर रहे हो, नहीं, मेंटली स्ट्रेस किसी को नहीं देना, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो एथिक्स के केस में अगर हम रिसर्च की बात करें, तो ये कुछ एथिकल पॉइंट्स है जिनका आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। एथिकली भी हमारी साइकोलॉजी जो होती है बहुत यूजफुल होती है। एथिक्स के पेपर में भी अपने इस साइकोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। तो अब मेरे ख्याल से इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक ऐसा बचा नहीं है के क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या आगे आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए। ठीक है, पीवाई क्यूज भी आपको मैं हमने डिस्कस कर लिए कैसे कैसे करना है, आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन सब कुछ लिखा। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या करने हैं, आगे क्या करेंगे हम। तो नेक्स्ट यूनिट होने वाली है आपकी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देख लो, तबीयत खराब में भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ।
तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है जी। इतना बुरी तरीके से कोल्ड हो रहा है, मैं फिर भी पढ़ा रही हूँ आप। तो आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स, और तभी हम आगे की वीडियोस भी बना पाएंगे जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 14 यूनिट तो पेपर वन में और 14 यूनिट ही आपकी पेपर टू में, टोटल 28 यूनिट है। और अगर आप हमें प्यार दोगे, अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे, तभी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं पूरा की पूरा सिलेबस आपको कवर करवाऊंगी, 28 की 28 यूनिट कराऊंगी। एक भी यूनिट और एक भी क्वेश्चन और एक भी कंसेप्ट छोड़ने वाली नहीं हूँ, सारा कुछ कवर कराएंगे, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट है आपकी डेवलपमेंटल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम कवर करेंगे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, मतलब पूरे ओवरऑल लाइफ के दौरान क्या क्या डेवलपमेंट होती है वो सारी हम डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में चलती रहती है। जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल एंड कल्चरल, ये सारी डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे, और कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। जो भी सिलेबस में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज आप अपडेटेड रहिए। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड अगर कोई साइकोलॉजी का एस्पिरेंट है तो प्लीज उन्हें शेयर भी कीजिए वीडियो, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। आप बताइए, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें हर किसी की जिसको भी हेल्प की नीड है हेल्प करते रहनी चाहिए, ठीक है जी। तो डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, एंड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ। तो दिस साइड मीनाक्षी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।